नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भारत के लोकतंत्र की नींव और उसके विकास को समझने के लिए एक बेहद जरूरी सफर पर निकल रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम उन मुख्य संवैधानिक संशोधनों पर बात करेंगे जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र का रूप पूरी तरह से बदल कर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ कानून की किताबों के कुछ पन्ने नहीं हैं। ये एक नए आधुनिक भारत की संरचना के मजबूत स्तंभ हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और इस पूरे ढांचे को विस्तार से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले हम ग्रामीण भारत और शहरी निकायों के सशक्तिकरण को समझेंगे। फिर बात होगी शिक्षा के मौलिक अधिकार बनने पर और आखिर में एकीकृत कर प्रणाली यानी जीएसटी पर आएंगे। साथ ही अंत में एक क्विक रिवीजन समरी भी होगी ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से छप जाए। ये सफर 1990 के दशक के जमीनी प्रशासन से शुरू होकर सीधे 2010 के दशक के आर्थिक एकीकरण तक जाएगा। तो हमारा पहला पड़ाव है ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण, जिसके पीछे था 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। 1990 के दशक की शुरुआत का वो दौर याद कीजिए जब सत्ता के विकेंद्रीकरण की तरफ एक विशाल कदम उठाया गया था। इस 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। और सबसे बड़ी बात क्या थी? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया। सोचिए, सत्ता को राजधानियों से निकालकर सीधे गांव की जनता के हाथ में सौंप दिया गया। इसके अलावा जमीन पर फैसले लेने के लिए ग्राम सभा के प्रावधान जोड़े गए और चुनावों को निष्पक्ष रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। एक तरह से गांव को अपना शासन खुद चलाने की पूरी संवैधानिक ताकत मिल गई। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, शहरी निकायों का सशक्तिकरण यानी 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। अब देखिए, जैसे ही गांव में शासन मजबूत हो रहा था, ठीक उसी साल शहरी शासन में भी एक जबरदस्त बदलाव आया। सत्ता को निचले स्तर तक लाने का जो मूल विचार था, वो बिल्कुल समानांतर तरीके से शहरों पर लागू किया गया। इस संशोधन के जरिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में एक और नया हिस्सा जोड़ा गया, जिसे हम भाग 9A कहते हैं। शहरों के आकार के अनुसार नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के प्रावधान शामिल किए गए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब शहरों और कस्बों को भी अपना एक मजबूत और औपचारिक प्रशासनिक ढांचा मिल गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से इन दोनों बदलावों का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे फैक्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। एक तरफ 73वां संशोधन है जिसका पूरा फोकस ग्रामीण पंचायती राज पर है और जिसमें भाग 9 जुड़ता है, और ठीक उसके मुकाबले दूसरी तरफ 74वां संशोधन है जिसका फोकस शहरी नगर पालिकाओं पर है और यहाँ भाग 9A जुड़ता है। दोनों 1992 में ही लागू हुए, लेकिन उनका क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग था। इन्हें इस तरह आमने सामने देखकर भाग 9 और भाग 9A का अंतर दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे मुख्य विषय पर, शिक्षा का मौलिक अधिकार, जो आया 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए। अब हम 2000 के दशक में पहुंच गए हैं, जहां पूरा ध्यान मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में निवेश करने पर था। 6 से 14, बस इन 2 अंकों को अपने दिमाग में छाप लीजिए। एग्जाम्स के हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। ये वही आयु वर्ग है जिसके आसपास पूरा 86वां संशोधन घूमता है। इन 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई थी। लक्ष्य एकदम सटीक और स्पष्ट था। तो आखिर ये कानूनी रूप से संविधान में कैसे शामिल हुआ? इस 86वें संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा, और इस अनुच्छेद के जुड़ते ही शिक्षा आधिकारिक तौर पर एक मौलिक अधिकार बन गई। इसका अर्थ ये हुआ कि इन बच्चों के लिए शिक्षा अब सरकार की तरफ से दी जाने वाली कोई छूट नहीं रही, बल्कि वो संवैधानिक रूप से देश के हर बच्चे का हक बन गई, एक ऐसा हक जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब आते हैं आज के चौथे हिस्से पर, एकीकृत कर प्रणाली को लागू करने वाला 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016। अब तक हमने देखा 1990s और 2000s का दौर। अब बात करते हैं 2010 के दशक की, जिसने देश के बेहद पुराने और जटिल आर्थिक ढांचे को बदल कर रख दिया। एक राष्ट्र एक कर, ये था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के पीछे का मूल दर्शन। भारत जैसे विशाल देश में पहले राज्यों की अप्रत्यक्ष कर प्रणालियां यानी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स इतनी उलझी हुई थी कि पूछे मत। इस नए सिद्धांत ने उन सभी पुरानी जटिलताओं को हटाकर देश के आर्थिक एकीकरण को सच कर दिखाया।
एक अखंड देश और उसकी एक सरल कर व्यवस्था। जमीनी स्तर पर अगर देखें तो 101वें संशोधन से नया जीएसटी सिस्टम पेश किया गया और इसमें एक बेहद बड़ा कदम था जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की स्थापना करना। ये परिषद ही इस पूरे सिस्टम के नियम और प्रबंधन को देखती है। सच कहूं तो इस एक ऐतिहासिक फैसले की वजह से भारत का इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम बड़े पैमाने पर आसान और सरल हो गया। खैर, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हमेशा इंतजार रहता है, संक्षिप्त परीक्षा सारांश यानी हमारा हाई यील्ड रिवीजन मैट्रिक्स। ये टेबल ना आपके रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। इसमें सब कुछ सीधे और सटीक रूप में जोड़ा गया है। पहली लाइन देखिए, 73वां संशोधन जिसका सीधा आधार पंचायती राज से है। दूसरी लाइन 74वां संशोधन जो सीधा नगर पालिकाओं से जुड़ता है। तीसरी लाइन में है 86वां संशोधन जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। और चौथी लाइन 101वां संशोधन यानी अपना जीएसटी। हर एक पंक्ति भारत के विकास की एक कहानी भी है और एग्जाम में सीधे मार्क्स दिलाने वाली सॉलिड जानकारी भी। इस चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही प्रभावशाली विचार सामने आता है। संवैधानिक संशोधन बदलती जरूरतों के अनुसार लोकतंत्र को आधुनिक और प्रभावी बनाते हैं। ये कोट बहुत खूबसूरती से दर्शाता है कि हमारा संविधान कोई रुका हुआ दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवित प्रणाली है। जैसे जैसे भारत की जरूरतें बढ़ती हैं, संविधान खुद को ढालता जाता है ताकि देश आगे बढ़ सके, फिर चाहे वो गांव का सशक्तिकरण हो, बच्चों की शिक्षा हो या टैक्स सिस्टम को एकीकृत करना हो। तो दोस्तों, इन सभी बातों पर गौर करने के बाद अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, आपके हिसाब से किस नए क्षेत्र को अगले ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी? क्या वो डेटा और तकनीक का क्षेत्र होगा या फिर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का? इस सवाल पर जरूर सोचिए, क्योंकि तय किए गए सिलेबस से आगे बढ़कर सोचना ही तो सच्चे मायने में सीखना है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।